हेलो एवरीवन, राधे राधे। और आज अपन फिर से आ गए हैं एमसीक्यू केस स्टडी सिनेरियो डिस्कस करने। ये वीडियो में अपन सितंबर 2024 में जो एग्जाम हुई थी उसके सजेस्टेड आंसर में इन केस स्टडी सिनेरियो इन्होंने दे दिए कि एग्जाम में जो आए थे। तो जो केस स्टडी सिनेरियो ऑलरेडी एग्जाम में आए वही केस स्टडी सिनेरियो अपन लेके आज ये वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है और कैसे अपने लॉजिक्स लगेंगे। अगेन मैं बता दूं, देखो तुम वीडियो पे मैं कंटिन्यूअसली वीडियो बना रहा हूं लेकिन तुम लाइक नहीं कर रहे। तो जिसको भी कंसिस्टेंट वीडियो चाहिए, वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी कुछ भी चीज है, तो ये वीडियो में कमेंट करके बताओ कि सर कैसी रही वीडियो। तो डेफिनेटली इट विल मोटिवेट मी टू ब्रिंग सम मोर वीडियोस ऑन सेम रिलेवेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे केस सिनारियो 1 है, मिस्टर विक्रम की केस स्टडी है। इसके ऊपर 4 एमसीक्यू आए थे। हमेशा जैसे अपन लॉजिक लगाते थे कि पहले क्या करते थे, अपन एमसीक्यू पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद केस स्टडीज डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स मेरे को बताना है 31 मार्च की। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट एज पर AS10, यानी AS10 का सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट का दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद AS16 का इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज होगा और कितना P&L में जाएगा, वो क्वेश्चन मार्क पूछा है। और नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट एज पर AS13, यानी 4 अकॉर्डिंग अलग अलग एमसीक्यू पूछे। ये 4 चीजों पे मेरे को केस स्टडी पढ़ते टाइम ये बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या है। मिस्टर विक्रम टुक अ लोन ऑफ ₹6 लाख। कितने का लोन लिया? 6 लाख का लिया। लोन इंटरेस्ट रेट क्या था? 10% पर एनम। अच्छा, लोन कब लिया? 1 अगस्त टू परचेज द रॉ मटेरियल। अब देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज के लिए लोन लिया। ठीक है, कहीं ना कहीं स्ट्रेंज बात लगती है, सर रॉ मटेरियल के लिए क्यों लोन लिया? मे बी उनको लगा होगा रॉ मटेरियल के लिए लोन ले लिया। कितने का लोन लिया? देखो सर, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। 6 लाख का लोन लिया, 10% इंटरेस्ट था, 1 अगस्त को लोन लिया था। अच्छा, फिर ये लोन से उन्होंने 4,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल खरीदे 125 पर यूनिट। अब 125 पर यूनिट पर रॉ मटेरियल खरीदी, यानी ये हो गया मेरा कॉस्ट हो गया 125। ठीक है, अच्छा रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में दिया 100 पर यूनिट। याद करो AS2, इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और अबव कॉस्ट देन रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट, बट इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड बिलो कॉस्ट देन रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यानी अगर मेरे को फिनिश गुड्स की वैल्यू पहले चेक करनी पड़ेगी। अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट से कम में बिक रहे हैं तो मैं रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करूंगा। फिनिश गुड्स कॉस्ट से ज्यादा में बिक रहे हैं तो मैं किस पे वैल्यू करूंगा? कॉस्ट पे वैल्यू करूंगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या और आगे क्या बोला हुआ? लेबर चार्जेस एंड वेरिएबल ओवरहेड बोला हुआ है 1 लाख रुपीज टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट, यानी पर यूनिट वेरिएबल चार्जेस कितने हो गए? 1 लाख डिवाइड बाय 1000, दिस कम्स टू 100 रुपीज पर यूनिट आ जाएगा खर्चा वेरिएबल वाला। 100 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विद रॉ मटेरियल। अब देखो 100 यूनिट्स में बना रहा हूं, फॉर एवरी यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स 2 रॉटन मटेरियल लगेंगे, यानी 1000 यूनिट बनाने मेरे को 2 के अकॉर्डिंग 2000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगा रहेगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स इज 300। अब सबसे पहले तो फिनिश गुड्स का देखते हैं, ध्यान देना। अब सबसे पहले फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी आएगी? एक तो हो गया मेरा रॉ मटेरियल की कॉस्ट। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी लूंगा मैं? रॉ मटेरियल की कॉस्ट लूंगा 125 इंटू 2, दिस कम्स टू 250। उसके बाद मेरा वेरिएबल ओवरहेड 100 रुपए, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कितनी है? 350 कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स हो गई। फिनिश गुड्स की एनआरवी कितनी है? 300। तो फिनिश गुड्स को वैल्यू कितने करूँ? कॉस्ट और एनआरवी इच इज लोअर, यानी फिनिश गुड्स को वैल्यू करूंगा मैं 300 रुपए पे। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब देखो यहाँ पे फिनिश गुड्स आर सोल्ड बिलो कॉस्ट, तो रॉ मटेरियल भी डेफिनेटली किस पे वैल्यू होना चाहिए? रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो की थी 100 रुपए, यानी रॉ मटेरियल को वैल्यू करूंगा 100 रुपए पे और फिनिश गुड्स को वैल्यू करूंगा 300 रुपए पे। अब मेरे को देखना पड़ेगा इसका यूनिट कितना है। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है? ऑल फिनिश गुड्स वर लाइंग इन द स्टॉक, यानी पूरे के पूरे फिनिश गुड स्टॉक में थे। तो अब देखो बताओ, मैंने 1000 यूनिट बनाए, 1000 यूनिट को 300 से, यानी इसकी वैल्यूएशन कितनी आ गई? 1000 इंटू 300, ये आ जाएगा मेरा 3 लाख रुपए। 1000 इंटू 300, 3 लाख रुपए की मेरी आ गई फिनिश गुड्स की वैल्यू, आ गई ₹3 लाख। अब रॉ मटेरियल में मेरे को देखना है कितने यूनिट्स बचे थे। रॉ मटेरियल में मैंने देखो 4000 यूनिट खरीदे, इसमें से फिनिश गुड्स बनाने 1000 यूनिट बनाया, 2000 यूनिट यहाँ लग गए, तो बचे कितने? 2000। लेकिन अभी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हो, आगे देखना। देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक कुछ था ही नहीं। मिस्टर विक्रम यूज 1500 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट द एसेट। अब देखो उसने रॉ मटेरियल 1500 कहाँ पे यूज किया? सेल कंस्ट्रक्टेड एसेट बनाने के चक्कर में। तो 1500 यूनिट वहां पे, तो बच गए कितने? 500 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल मेरे पास रिमेनिंग है। 500 वैल्यू किस पे करूंगा? 100। 500 इंटू 100 वैल्यू आ जाएगी मेरी रॉ मटेरियल की 50,000। तो देखो यहाँ पे आंसर है क्या? एक तो है मेरा क्लोजिंग स्टॉक आएगा 3 लाख और रॉ मटेरियल आएगा 50,000। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा अब आगे यहाँ पे सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट के बारे में दिया, एक बार वो पढ़ लेते हैं। देखो ध्यान देना,
1500 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल मैंने एसेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज किया, जो कि क्वालिफाइंग एसेट है। अब सबसे पहले क्वालिफाइंग एसेट वर्ड पढ़ते ही मेरे दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए मैंने अगर कोई भी तरीके का लोन लेता हूं तो क्या क्वालिफाइंग एसेट की बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी क्या? यस। अब देखो यहाँ पे मैंने कितनी बोरोइंग अमाउंट कितना लोन यूज किया होगा, 1500 यूनिट का है रॉ मटेरियल। अच्छा, रॉ मटेरियल की परचेस कॉस्ट कितनी थी, 1500 इंटू 125, यानी रॉ मटेरियल मैंने कितने का खरीदा, 1500 इंटू 125, 1,87,500 रुपीज का मैंने रॉ मटेरियल खरीदा। अब देखो मैंने लोन लिया था रॉ मटेरियल के लिए, लेकिन इसी में से कुछ लोन का जो रॉ मटेरियल लिया वो रॉ मटेरियल कहाँ पे यूज हो गए, क्वालिफाइंग एसेट पे यूज हो गए। तो क्या ये लोन की इंटरेस्ट कॉस्ट भी कैपिटलाइज होगी क्या? यस, 1,87,500 जो लोन मैंने क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज किया, इसके ऊपर का इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज होगा। इसके ऊपर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटू 10%। लेकिन कब से लगाऊंगा, देखो ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा ये कब कंप्लीट हुआ, जब तक का, अगर पहले कंप्लीट हुआ तो पहले, अगर कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ तो 31 मार्च ईयर एंड तक का लगाऊंगा। ठीक है, तो वो अपन देखेंगे कब कंप्लीट हुआ। लेबर एंड अदर ओवरहेड चार्जेस इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट फॉर 90,000। अब देखो खर्चे यहाँ पे एक जगह पे लिखते जाएंगे, 90,000 रुपए। क्या ओवरहेड चार्जेस लेबर वाले ऐड करूंगा क्या? डेफिनेटली यस। 15,000 इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट के खर्चे थे, क्या फैक्ट्री पे कोई इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, ऐड करूंगा क्या? डेफिनेटली यस। मिस्टर विक्रम यूज द बैलेंस लोन प्रोसीड, अब कुछ लोन का पैसे बच गया, वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया। अब देखो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट के लिए ये आ गया, ये आ गया, 90,000 आ गए, 15,000 और आ गया। अच्छा, अब इसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी आ गई। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी, 1,87,500 रॉ मटेरियल लगा, इतने का रॉ मटेरियल लग गया, इतने ओवरहेड्स हो गए, और ये हो गया इंस्टॉलेशन के खर्चे। ये पूरा का पूरा सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट में जाएगा। इसके अलावा अब बोरोइंग कॉस्ट, अब क्वेश्चन में यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया, क्वेश्चन में खुद भी बोला क्या एसेट कब कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन में बोला ही नहीं है एसेट कब कंप्लीट हुआ। तो ऐसे सिनारियो में मैं कब तक की बोरोइंग कॉस्ट लूंगा, पूरा 31 मार्च। अब अगस्त से लेकर 31 मार्च कितने महीने होंगे, देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी टोटल 8 महीने होते हैं, और 8 महीने का मैं इंटरेस्ट लूंगा, यानी आ जाएगा इंटू 8/12। तो कितना, 1,87,500 इंटू 10% इंटू 8/12, दिस कम्स टू 12,500। तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, देखो 12,500 प्लस 15,000 प्लस 90,000 प्लस 1,87,500, दिस कम्स टू 3,05,000 रुपए मेरी टोटल कॉस्ट हो गई एसेट की। तब 3,05,000 एसेट की कॉस्ट हो गई, यहाँ पे देखो 3,05,000, सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब देखो मैंने कैपिटलाइज कितना किया इंटरेस्ट, मैंने इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया 12,500। तो कितना इंटरेस्ट पीएनएल में गया होगा, देखो टोटल इंटरेस्ट कितना है, 6 लाख का 10%, 6 लाख इंटू 10% इंटू 8/12, पूरे बस 8 महीने का इंटरेस्ट लगा होगा। तो 6 लाख इंटू 10% इंटू 8/12, ये आ गया 40,000। लेकिन 40,000 में से 12,500 कैपिटलाइज हो गया, तो 40,000 में से 12,500 अगर कैपिटलाइज हुआ तो 27,500 मेरा कहाँ पे जाएगा, मेरा पीएनएल में जाएगा। ठीक है, तो देखो 12,500 कैपिटलाइज होगा और 27,500 जाएगा मेरा पीएनएल में, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, देखो ध्यान देना। अब यहाँ का लास्ट पार्ट पढ़ते हैं। विक्रम use the balance loan proceed of rupees 1 lakh to invest in equity share. He purchased 9,000 इक्विटी शेयर। अब देखो विक्रम ने 9,000 इक्विटी शेयर खरीदे 1 लाख रुपए में। कब खरीदा, 25 मार्च। अब देखो यहाँ पे ना एक AS13 का कॉन्सेप्ट है। AS13 में अपन ने एक बात पढ़ी थी कि कभी भी अगर मैं ईयर एंड के डेट के आसपास खरीदता हूं कोई भी शेयर, तो ऐसा हो सकता है उसमें इंक्लूडिंग राइट हो, कम राइट बेसिस पे लिया हो, या कम डिविडेंड, क्यूमुलेटिव डिविडेंड बेसिस पे, यानी ऐसा हो सकता है 9,000 शेयर की फेस वैल्यू 10 थी, लेकिन मैंने आइडियली 11 के आसपास, अगर तुम 1 लाख डिवाइड बाय 9,000 करोगे तो 11 रुपए के आसपास खरीदा। तो ये प्रीमियम मैंने ऐसा हो सकता है क्यों पे किया, क्योंकि मेरे को डिविडेंड मिलने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन में डिविडेंड भी मिला क्या, यस, पी लिमिटेड डिक्लेयर द डिविडेंड एंड पेड द डिविडेंड 20% ऑन 30 मार्च फॉर द ईयर एट 23-24। अब देखो 23-24 का डिविडेंड मिला, 23-24 का डिविडेंड कब मिला, 30 मार्च को मिला, लेकिन मैंने तो शेयर कब खरीदा था, 25 मार्च। अब मैंने शेयर 25 मार्च खरीदा और 30 को मेरे को पूरे साल भर का डिविडेंड मिल गया। इट मींस 25 तारीख को जो मैंने प्राइस पे शेयर खरीदा वो प्राइस में क्या डिविडेंड भी इंक्लूड होगा क्या, डेफिनेटली यस, क्योंकि क्यूमुलेटिव बेसिस पे मैंने शेयर लिया होगा। 25 सामने वाला पागल थोड़ी है, 30 तारीख को डिविडेंड आने वाला है और मैंने 25 को शेयर बेच दिया, ऐसा नहीं होगा।
25 तारीख को जो पर्सन ने बेचा उसने दिमाग में कैलकुलेशन रखी होगी कि डिविडेंड मिलने वाला है, मैं इससे डिविडेंड के भी पैसे लूंगा, यानी कहीं ना कहीं जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में डिविडेंड मिला हुआ है क्या? यस। और ऐसे केस में अगर कहीं पे भी मेरे को डिविडेंड मिलता है तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉस्ट में से लेस कर दूंगा, मैं मेरी कॉस्ट कम कर दूंगा। अब देखना यहाँ पे 1 लाख रुपए की कॉस्ट थी। अच्छा, डिविडेंड कितना मिला? 20% ऑफ फेस वैल्यू रहेगा। फेस वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 9,000 का 10%, यानी 90,000 रुपए की फेस वैल्यू है। 90,000 का 20% अगर तुम करेंगे यानी 18,000 रुपए का मेरे को डिविडेंड मिला। 18,000 का डिविडेंड मिला तो 18,000 का डिविडेंड का क्या करूंगा, व्हेनेवर डिविडेंड इज रिसीव्ड, और डिविडेंड को मैंने क्यूमुलेटिव बेसिस पे काउंट किया था और ईयर एंड में लिया था, तो अपन क्या करते थे, डायरेक्टली जो उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है कॉस्ट में से कम करेंगे। जनरल केस में डिविडेंड अपन पीएनएल में लेके जाते हैं, लेकिन ये स्पेशल केस है जहां पे 25 को शेयर लिया, 30 को डिविडेंड मिला साल भर का, यानी डिविडेंड जो मैंने प्राइस खरीदा था उसमें इंक्लूडेड है, और मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट में से लेस करना पड़ेगा, यानी मेरी रिवाइज कॉस्ट हो जाएगी 82,000। तो देखो मेरी रिवाइज कॉस्ट आ गई टोटल 82,000। 18,000 का डिविडेंड क्या करूंगा, कॉस्ट में से लेस करूंगा, क्योंकि AS13 में पढ़ा हुआ है अपन ने। भूलो मत कॉन्सेप्ट, AS13 में डिटेल में ये चीज अपन ने पढ़े थे। ठीक है, तो आ जाओ, देखो ध्यान देना। यहाँ पे मेरी कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम्स टू 82,000 एंड डिविडेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अपन ने केस सिनारियो 1 पूरा डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगेन एक और वीडियो फिर मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा जहाँ पे केस सिनारियो 2 अपन डिस्कस कर लेंगे, सेम सजेस्टेड आंसर सितंबर 2024 का। ठीक है, तो देख लेना वीडियो, ये वीडियो को लाइक करके रखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तुमको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड अगेन नेक्स्ट वीडियो में केस सिनारियो 2 पे तभी लाऊंगा जब ये वीडियो पे बेर मिनिमम 10 कमेंट रहने चाहिए। तो जिस किसी को कुछ भी हेलो सर, हाय सर, बाय सर, ओके सर, कुछ भी कमेंट करो, लेकिन डेफिनेटली कमेंट करो। इट विल मोटिवेट अस टू ब्रिंग सम मोर रिलेवेंट वीडियोस। ठीक है, और अगर तुमको और कोई भी टॉपिक डिफिकल्टी जा रही है तो उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हो, मैं वो टॉपिक पे भी वीडियो डेफिनेटली बना के तुम्हारे लिए अवेलेबल कर दूंगा। ऑल द बेस्ट, जीतेंगे। मे अटेम्प्ट अपने को कैसे भी अब की बार मई 2025 का अटेम्प्ट क्लियर करना है, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर विनिंग दिस अपार्ट। यस, ऑल द बेस्ट।